नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। कोरोना का देश की शिक्षा पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार कोरोना महामारी से देश में करीब 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिसकी भरपाई करना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस बीच असम में मैट्रिक के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। 25 जून को 12वीं के नतीजे भी घोषित होंगे। वहीं कोरोना के कहर से आने वाले दिनों में रोजगार के मोर्चे पर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच बच्चों का आने वाला कल कैसा होगा, कोरोना का लोगों के करियर पर कितना असर पड़ेगा, आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 मेहमान। करियर कोच दिनेश लाहोटी, रामेश्वर शर्मा है हमारे साथ, ये शिक्षा विभाग के रिसोर्स पर्सन है। साथ में है रंजन बरुआ, ये भी करियर कोच है। सबसे पहले आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो तस्वीर नजर आई जो पिछले 15-20 सालों में कभी नहीं दिखी थी। टॉपर्स के साथ रैली नहीं निकली, स्कूलों में लोगों की भीड़ नहीं दिखी। तो कोरोना ने कितना बदला है हमारे जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को? कोरोना एक ऐसा संकट है जो इसने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह केवल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया पर इसके कुप्रभाव नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें इसके साथ जीने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए हम अपने आप को समय के साथ ढलना भी पड़ेगा। आज की बात कहें, आज पिछले वर्ष जब मैट्रिक के परिणाम घोषित हुए थे, उस दिन लोगों में जोश था, बच्चे उछल कूद रहे थे। आज ये सीन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें बदल गई हैं। बच्चों में वो उत्साह वही है, उनके लिए भविष्य, जो निकट भविष्य में जो क्या करना है वो चीज़ सभी बरकरार हैं। बस प्रक्रिया सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे। कोरोना ने जिस तरह से हमें परेशान किया है, हमें चुनौतियां हमारे समक्ष दी हैं, तो कई रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि छोटे छोटे बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों के पास संसाधन है, वहाँ हो सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी हम ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस काम कर रहा है? काम करने का बातें हैं, जो चूँकि ये पहली बार है और हम पहली बार किसी काम को करने जाए तो 100% सफलता नहीं मिलती है। जैसे कामरूप मेट्रो का आंकड़ा मेरे पास है, करीब 40% बच्चों के मोबाइल नंबर ही हम जमा कर पाए, पता कर पाए। उस समय क्योंकि हमारे पास समस्याएं थी, हम स्कूल में नहीं जा सकते थे, किसी से एक का नंबर था, उससे दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर हमने तलाशा। लेकिन एक रास्ता निकला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कल सब कुछ सामान्य हो जाता है, कोरोना का डर हमें नहीं रहता है, उस समय अगर हम इस व्यवस्था का उपयोग करें तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक हमारा रास्ता होगा। तो चूँकि हमने एक इतिहास बनाया है, अगर हम कहें कि कुछ लोग हैं जिसका विरोध कर रहे हैं कि काम यह सही नहीं हुआ, सभी तक नहीं पहुंच पाया, तो पहला आविष्कार जो होता है पहले दिन सबके पास नहीं पहुंचता है। जिस दिन पहला कंप्यूटर बना था कुछ लोगों के पास था, आज हम सबके पास कंप्यूटर है। तो इसी तरह से शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें भी जो हम नई चीज़ें ला रहे हैं, एक समय आने के बाद इसका व्यापक विस्तार होगा और सभी तक हम पहुँच पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोरोना ने क्या गरीब बच्चों तक, जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, क्या वहाँ तक भी ये व्यवस्था पहुँच पाएगी? हम आशावादी हैं कि ये व्यवस्था पहुंच पाएगी। इसके लिए सरकारों को भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास स्मार्टफोन की बात नहीं भी करें तो सामान्य फ़ोन जो है वो सभी के पास है। कई बार हम लोगों ने क्या किया कि कुछ 5-7 बच्चों को मिलाकर हमने कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग फ़ोन के जरिए भी उनसे बातचीत की। इसका सबसे साधारण सा फ़ायदा देखिए, जब बच्चे घर में बैठे रहते हैं, वैसे समय क्या होता है कि उनके अभिभावक को परेशान करते हैं, क्या करें, उनके पास कोई काम नहीं है, स्कूल बंद हो गया है। तो ऐसे समय में अगर शिक्षक का फ़ोन चला जाता है बच्चे के अभिभावक के पास कि उसे आप कॉल लिखने के लिए दीजिए, तो उस अभिभावक के पास एक मौका मिलता है कि तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया था, तुम ये काम करो। कम से कम बच्चों को तो सब एक बिजी किया जा सकता था इस संकट के समय में। तो इसे हम शुरुआत माने और ये मान लीजिए कि ये जो क्षण जो है एक इतिहास का, यहाँ से हम जो इतिहास बनाने जा रहे हैं उसका ये प्रारंभ है। यहाँ से हमारा इतिहास शुरू होगा, नए युग की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश लाहोटी भी है। क्लास 10 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, अब इनकी स्ट्रीम लेने की बारी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रीम लेने से पहले ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, क्लास 10 के नतीजे के बाद
अभी आप देखेंगे अगर तो काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स आते हैं वो यूजुअली इस तरीके से होता है, हमारे जो पुराने तरीका है स्ट्रीम सिलेक्शन का कि अगर अच्छा फर्स्ट डिवीज़न है बच्चे का तो साइंस ले ले, सेकंड डिवीज़न है तो कॉमर्स या आर्ट्स, एंड थर्ड डिवीज़न में तो आर्ट्स ही लेते हैं। पर ये जो तरीका है हमारा जो आउटडेटेड हो गया है ये तरीका स्ट्रीम के बारे में देखने को। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के समय आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 10 तक जितने भी हमारे जो भी हम पढ़ते हैं बच्चों में, जो भी बच्चों को पढ़ाई होती है वो एक जनरल एप्टीट्यूड के हिसाब से बनाया जाता है। आप मैथ्स नहीं पढ़ते, आप सिर्फ जनरल मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस में भी आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो, जनरल सोशल साइंस। तो आप क्लास जब 11 में जाते हो तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, या तो आप जो विषय आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें आपको एक जंप दिखता है, या आपको एक पूरा ही नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले हमारा ये ट्रेडिशनल तरीका होता है कि हम चलिए एक स्ट्रीम ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से करियर में जाना है। मुझे लगता है ये लॉकडाउन के टाइम पे अभी बच्चों को एक टाइम ये भी है कि वो ये ज़्यादा पढ़े इसके बारे में कि क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, और जो वो सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं एटलीस्ट उनके बुक्स को डाउनलोड करके उनके सॉफ्ट कॉपी के थ्रू एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि जो वो लेने वाले हैं सब्जेक्ट वो किस विषय पे है। उनको एटलीस्ट समझ में आएगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। एक और आप चीज़ देखेंगे कि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि चलिए आज मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए हैं या साइंस में 95 आ गए हैं तो मैं क्यों ना साइंस ले लूँ। मैथ्स में 100 लाना ये एकदम सही तरीका नहीं है ये सोचना कि आप साइंस ही लें। मैथ्स के जरिए आप देखेंगे आज की डेट में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे न्यू एज करियर्स है और ट्रेडिशनल करियर्स है जिसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे बहुत बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि आपके मार्क्स अच्छे इसलिए आए हैं क्योंकि आपने उसमें मेहनत किया है। अगर आप वो मेहनत कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो मार्क्स नहीं आएगा। जिन बच्चों को हम जिस तरीके से हमारे राज्य में हम सेलिब्रेट करते हैं क्लास 10 का मार्क्स, मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कल की रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में पूरा फ्लडेड है ये चीज़ कि टॉपर्स के बच्चों की फ़ोटो को हम वायरल कर रहे हैं, हम हर जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपके टॉपर्स बन गए हो आप। बट आप देखेंगे कि ये बच्चों को उनका एक माइंडसेट जो होता है वो एक फिक्स माइंडसेट की तरफ चला जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हो गए हैं, हम गलतियां नहीं करेंगे अब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। तो ये जो बच्चे जो टॉपर होते हैं वो इनको धीरे धीरे ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हम गलतियां हमसे होगी नहीं, तो वो क्लास में क्वेश्चनिंग भी नहीं करते हैं। आप अलग अलग शिक्षकों से पूछ सकते हैं जो इन बच्चों के साथ काम करते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे खुल जाते हैं बट काफ़ी बच्चों के अंदर एक फिक्स माइंडसेट आ जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे समाज में भी सारे लोगों को कि हम जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं हम उनको सेलिब्रेट करें और उनको ये मैसेज दें कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, ना कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो इसलिए आ रहे हैं। दिनेश जी, आपके अनुसार नंबर्स बड़े फैक्टर नहीं हो? नंबर्स बड़े फैक्टर्स नहीं है, और आज के डेट में बहुत ज़्यादा करियर, स्पेशली जो कोविड के बाद जो इकोनॉमी जिस तरीके से चेंज होने वाला है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गिग इकोनॉमी जो बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत आने की चांसेस है, जहां बच्चे सिर्फ स्किल के हिसाब से लिया जाएगा उनको। तो स्किल आपके अंदर वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल सिर्फ ये स्किल नहीं कि आप टेक्निकल स्किल्स या फाउंडेशनल स्किल्स नहीं, इनफैक्ट जो ये हमारा डायनामिक वर्ल्ड है 21st सेंचुरी के जो डायनामिक स्किल्स हैं वो हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है ये कोविड का लॉकडाउन के टाइम पे ये बच्चे इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ रंजन कुमार बरुआ भी हैं, ये भी करियर कोच है। रंजन जी, आपकी क्या राय है, स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो होता है कि जो हम लोग के बच्चे होते हैं मेनली असम के नॉर्थ ईस्ट के, उन लोग के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं होते जब वो लोग स्ट्रीम चॉइस करते हैं। अगर कोई भी अच्छा बच्चा, सपोज जैसे लाहौटी ने बोला है कि अगर किसी को सपोज 80% या उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, और अगर बाई चांस वो बच्चा पिताजी को या मम्मी को बोल ले कि मैं तो आर्ट्स में लेना चाहता हूँ या कॉमर्स में, उसको एक ही बात बोला जाएगा कि अगर तुम आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ोगे तो फीस तुमको नहीं मिलने वाला है। सो देखिए, इसमें एक तो होता है कि आपको मार्क्स कितना मिले हैं, दैन इसमें देखना है कि आप लोग का टीचर, आप लोग का जो जैसे स्किल के बारे, ठीक है, हम लोग पहले जो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन एंड प्योरली मार्क्स, क्वालिफिकेशन का मतलब मार्क्स में देखते हैं। एक टेंडेंसी तो है, ठीक है, मुझे साइंस पढ़ना है, आज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे अगर कुछ
चूज़ करना चाहे तो उसमें पेरेंट्स का उसका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो इसमें उसको 2-3 चीज़ ध्यान देना है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी अलर्ट होना है थोड़ा सा, और उन लोगों का जो टीचर, क्लोज टीचर जो है क्लास में हो या कोई प्राइवेट कोच भी हो, उन लोगों को भी अगर ये कॉम्बाइंड प्लानिंग हो सकता है, वो कुछ भी स्ट्रीम ले लो, ऐसा नहीं है कि वो कोई साइंस में जाएंगे, कोई आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, या किसी को नहीं भी पढ़ना हो, अगर कोई ये दिमाग में लेके ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ दूसरा डिफरेंटली स्किल के बारे में कुछ जाऊँगा, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ को देखना है थोड़ा दूर में, लाइक 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो क्या करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे कोविड या पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, अगर ऐसे सिचुएशन कभी आएंगे, बिकॉज दिस इज गिवन एज अ गुड, अभी हम लोग के लिए गुड लर्निंग हो गया ना, तो इसमें क्या हो सकता है कि स्ट्रीम सिलेक्शन में ये दिमाग में नहीं लाना है कि साइंस पढ़ने से या विज्ञान के साइंस लेने से कोई अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी स्ट्रीम हो लो, लेकिन उसमें वो सब्जेक्ट जो भी चूज करेंगे थोड़ा सा उसको उसमें इंटरेस्ट होना ही पड़ेगा, मार्क एज वेल। एक चीज़ बोलूँगा सब जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, देखिए कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो कोई भी जॉब में ये नहीं होता है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, उसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। उसके मतलब इफ़ यू आर 60% एंड अबव मीन्स यू आर एट पर क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड, बाकी जो होगा आपको इंटरव्यू में आना है, आपका स्किल हो है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ मार्क्स को ही नहीं, एक अच्छा प्लानिंग होना है, पेरेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे उसमें डिसीजन लेंगे। और मेरे ख्याल से अगर उसका टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो क्या होगा, ये करियर प्लानिंग सही बनेगा, और अगर अभी सही बने तो बाद में जाके उसको पछतावा नहीं होगा। और पेरेंट्स की भागीदारी कहीं ना कहीं बच्चों के मॉरल को भी बूस्ट करेगी, स्पेशली जब तक वो क्लास 10-12 में, क्योंकि उसके बाद इनकम नहीं, अगर मांगे, ठीक है मान लीजिए आप बोल रहे कि मैं आर्ट्स में एडमिशन लेना है, लेकिन आपका पिताजी मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो साइंस में अच्छा रिजल्ट लाए हो, तो क्या होता है कि उसके माइंड में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो इसमें क्या, अगर कॉम्बाइनली प्लानिंग हो जाए जिसमें बच्चे भी रहे, उसका पेरेंट्स भी रहे, और अगर उसमें यस अगर इफ दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम करियर कोच और बढ़िया है, तो कॉम्बाइंड प्लानिंग होने से क्या होता है, उसका फ्यूचर अच्छा होता है। जी बिल्कुल। रंजन जी, 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, अगले कुछ दिनों में 12वीं के भी घोषित हो जाएंगे। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा है, उनके लिए पोस्ट कोरोना आपकी क्या सलाह होगी? क्या उन्हें इन हालातों में अब्रॉड जाना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए? नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको देखना है कि अगर वो एब्रॉड जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। एक तो होता है कोई लोग एब्रॉड जाते हैं मान लीजिए 1 साल 2 साल के लिए कि पढ़ के मुझे वापस आना है। मैं एक ही सिर्फ सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप ये बात देखिए, अगर आपको फॉरेन में, विदेश में, कोई भी देश में आपको जाना है, अगर आप कोई भी रिसर्च एरिया में आपको काम करना है तो ऑल आर वेलकम, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म में प्लानिंग, 5 साल 10 साल थोड़ा आगे देख के कि उसको कहाँ तक जाना है, क्या करना है। देखिए अगर हेल्थ वाइज सेफ्टी है तो मेरे ख्याल से द वर्ल्ड इज़ अ कॉमन प्लेस। ऐसा नहीं है कि हम, अगर आपके पास टैलेंट हो, ये नहीं कि सिर्फ आसाम में रहोगे, इंडिया में रहोगे, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा देखना है कि किस तरह का कोर्स आप चूज कर लो, क्योंकि अभी आपको जो भी चूज करोगे आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना ही है, क्योंकि वो कल ऑब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान में देखे, और ये नहीं कि 1 साल के अंदर 2 साल के लिए नहीं, अगर वो थोड़ा 5 साल 10 डाउन द लाइन 10 साल या थोड़ा और आगे जा सकता है, देन इफ अकॉर्डिंगली अगर वो चूज करे कोई भी उसमें, तो उसमें फ़ायदा उसका ज़्यादा होगा। रामेश्वर जी, इस पर आपकी क्या राय है, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना? हायर एजुकेशन अब्रॉड अगर हमारे देश में नहीं हो व्यवस्था, तब हमें अब्रॉड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है उसका स्टैंडर्ड कैसा हो। तो अगर हम किसी एक फील्ड का सेलेक्ट कर रहे हैं और उस फील्ड में हमारे देश के पास जो देश में हमने देख लिया, और उस देश हमारे देश में अगर नहीं है और अब्रॉड में हमें मिल रहा है मौका, तो मैं कहता हूँ कि जाना चाहिए शिक्षा के लिए। तो पहले ज़माने में हमारे देश में जब लोग आया करते थे, अब चूँकि थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, हमें जाना पड़ रहा है, तो जब तक हमें जाना पड़ रहा है, इन हालातों में जाना कितना, कहाँ तक सही रहेगा? नहीं, मामला ये तो अगर हम इसे अस्थाई माने, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है। कुछ दिनों बाद ये हालात बदल जाएंगे, और हो सकता है कि 2 महीने हो, 4 महीने हो, या 2020 का साल हो, ये हमेशा स्थायी तो रहने वाला है नहीं। तो हमारा जो जीवन पहले की तरह था, मैं आशावादी हूँ कि हमारा जीवन पहले की तरह ही रहेगा। थोड़े से लोग सतर्क रहेंगे, लेकिन हमारे इसमें किसी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। बात हो गई कि करियर काउंसिल, जब हम करियर की सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास 2 एक्सपर्ट हैं जो बता रहे थे, उसमें मेरा छोटा सा अनुभव है, मैं अपना बात कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बच्चों को शुरुआत से आज के 21st सेंचुरी में अगर 3C पर हम ध्यान दें, वो 3 C's है, एक उसकी वजह क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए।
तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल, 3 अगर हम बच्चों को शुरुआत से देने की कोशिश करें, मतलब मेरा मानना है कि ऐसे हम स्कूल लेवल से शुरू करें तो बाद में वो किसी भी कैरियर्स को अगर सेलेक्ट करता है तो उस कैरियर में इन तीनों का यूज़ करे तो वो अपना राइज कर जाएगा, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। ये बात है जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर बच्चे राज्य से पूर्वोत्तर से बाहर नहीं जाते, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, उस बीच पूर्वोत्तर के छात्रों को अपने राज्य में ही क्वालिटी एजुकेशन देना शिक्षण संस्थानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मुझे ये लगता है कि अभी जैसे क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चों को ऐसा हो रहा है कि हमें बाहर जाने का बहुत मन है। जैसे बहुत छात्रों से मेरी बातें हो रही है तो उनमें ऐसे है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना था, हमने बहुत मेहनत किया, 12th का एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया, बट अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि वहाँ दिल्ली जाना अभी सेफ़ है कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोरोना, या फॉर दैट मैटर कोई भी हम राज्य में जाते हैं वो सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ के जो हमारे असम के और बाकी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देके वो अपने लिए भी और अपने बच्चों की, यहाँ के बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा एक फैसिलिटी क्रिएट करे। चैलेंजिंग बिल्कुल है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कब से शुरू होगा। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये प्लान कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है हमें वो ऑनलाइन ही रखना पड़े। अब वो फर्स्ट सेमेस्टर जब ऑनलाइन होता है उस समय खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो अपने जो छात्र है जो उनके कॉलेज में पहली बार या यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेंगे, उनको वो कैसे एंगेज रखे और कैसे उनके लिए इंश्योर करे कि उनको वो सीख भी रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ये भी एक इशू आ रहा है कि अगर वो पहले साल जो पहला ओरिएंटेशन होता है उनका, तो जो वो गैप्स उनके रह जाएंगे वो उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट पड़ेगा उनके आगे के ईयर्स में। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग भी है, एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, जहाँ पे वो खुद को एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की तरह प्रेजेंट कर सके। एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो वो बहुत अच्छे से जो एक रिसोर्सेज की जो क्रंच है वो उसको वो नलीफाई कर सकते हैं काफ़ी हद तक। एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन को बुला सकते हैं बाई कोलैबोरेटिंग विद नॉट ओनली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, और उनके माध्यम से वो बच्चों को एक इंटरनेशनल एजुकेशन भी दे सकते हैं। इंटरनेशनल इन द सेंस, इन द पर्सपेक्टिव की वो एक ग्लोबल उनको एक पर्सपेक्टिव मिले बच्चों को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब देखना ये है कि कितने अच्छे तरीके से ये यूटिलाइज कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्लास 12 के बाद, चाहे राज्य के बाहर चाहे देश के बाहर, मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड वो ये है कि जितने भी बच्चों को मैं जो खुद के पर्सनली जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, जो अभी अब्रॉड पढ़ने वाले हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, हम हमेशा अभी क्या कर रहे हैं उनके लिए कि हम एक बैकअप ऑप्शन रख रहे हैं हमारे कंट्री में भी और हमारे रीजन में भी। इनफैक्ट जो बच्चे बाहर भी जाना चाहते हैं आउट ऑफ असम बट इन इंडिया, उनके लिए भी हम हमेशा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कीप अ बैकअप ऑप्शन, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि ये हो सकता है कि आप बाहर ना जाओ और पेरेंट्स के कंसर्न बहुत जेन्युइन है। अगर वो सेफ नहीं है तो आप बाहर नहीं जाएंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आता, जो पेरेंट्स का सोच है मैं वो आपको वो शेयर कर सकता हूँ कि जब तक वैक्सीन नहीं आता उनके लिए बाहर भेजना एक बहुत रिस्क होगा उनके खुद के लिए और बच्चों के वेलबींग के लिए। क्योंकि जब बच्चे बाहर जाएंगे वो हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ कैसे फैसिलिटीज़ होगी, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं उन देशों के जिन्होंने स्कूल्स ओपन किए हैं और जिस तरीके से कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं स्कूल्स में, ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि कॉलेजेस में वो ओपन और पेरेंट्स उसके लिए भेजेंगे। पर मुझे बच्चों को एक संदेश देना है कि देखिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है इन और बैचलर्स प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में अच्छे कॉलेजेस या अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपको जैसे पता होगा यूजीसी ने अभी एक नियम निकाला है रिसेंटली कि बच्चे 2 डिग्री ले सकते हैं पैरेलली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, एक अपने यूनिवर्सिटी के साथ और एक ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन गवर्नमेंट और ये जो जिस तरीके के ये नए फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि आप राज्य में रह के भी आप बाहर के अच्छे एजुकेशन को आप ले सकते हो। एंड मुझे लगता है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे, तो आप ये दोनों फैक्टर को कंसिडर करिए। एट द सेम टाइम बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज बहुत चांसेस है कि आप जा पाएंगे और सारे अच्छे कॉलेजेस जो बाहर है, चाहे राज्य के बाहर चाहे देश के बाहर, वो सब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि आपका एक सेमेस्टर ऑनलाइन हो, डीयू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं एडमिशन। यू शुड गो विद द होल एडमिशन प्रोसेस एंड उसके बाद आप डिसाइड करिए। एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके अंदर अपनी सीट ले लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए, क्योंकि वो भी इक्वली कंसर्न है कि हमको भी ऑनलाइन एजुकेशन देना है। रंजन जी,
इन हालातों में अपने बच्चों को अपने ही राज्य में, अपने ही देश में रखने के लिए क्या प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थान मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर सकते? नहीं, तैयार तो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इसमें एक ही डाउट है। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रिसेंटली शुरू हुए वो, और स्पेशली अभी जो लाहौटी से बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अब देखिए जितने भी हम लोग का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, देखिए उसके पीछे में कौन लोग हैं। व्हेन एन एजुकेशनिस्ट, अगर कोई मान लीजिए पुराना शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, अगर वो लोग कोई यूनिवर्सिटी चला रहे तो बहुत बढ़िया होता है। बट व्हेन ए बिजनेसमैन रन्स है यूनिवर्सिटी, मेरा डाउट है। और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इवन रिसेंटली प्राइवेट स्कूल्स, उसमें देखिए बैक उसके पीछे में देखेंगे हम लोग जो मोस्टली बिजनेस पर्सन है। हाँ, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बिजनेस पर्सन है, लेकिन जो लीड ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक आप खुद का एक हम लोग का पैशनेटली होते हैं। इफ़ आई स्टार्ट समथिंग, अगर मेरा कोई ब्रेन चाइल्ड हो, मेरा सपोज मैंने कुछ इंस्टीट्यूट बनाया, तो मैं हमेशा देखूंगा कि उसको आगे मैं कैसे ले सकता हूँ। ये बात नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट का अगर नॉर्म्स, मान लीजिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स अगर हम लोग कर देते हैं कि ये करना है, ऐसा करना है, तो बट द थिंग इज दैट हम लोग वो टोटली टुगेदर में कितना आएंगे इसमें। देखिए अभी जो लोग, क्योंकि जो गवर्नमेंट हम लोग का कॉलेजेस है, हम लोग का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में, सफिशिएंट नहीं है फॉर एडमिशन्स। हम लोग का कॉलेजेस और अगर यूनिवर्सिटी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है ऐसे। इससे और एक ये भी कारण है कि इसके कारण नॉट ओनली इन असम, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हम लोग कोई भी स्टेट में देखेंगे तो कॉलेजेस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो क्या होता है उसके कारण आपको आइदर यू गो आउट, आप असम से बाहर जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से बाहर जा रहे हो, नागालैंड से बाहर जा रहे हो इंडिया के अंदर, या जिसके पास मान लीजिए पैसा थोड़ा हो तो दे कैन इवन गो अब्रॉड। लेकिन अभी ये बात तो सही है कि सब लोग जाने वाला है नहीं, जैसे वैक्सीन का बात बोला है, ऑल गार्जियंस आर पैनिक, हम लोग सब डरे हुए हैं, अगर जानते हैं हकीकत फिर भी डरे हुए हैं, और ये क्वाइट नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो इसमें आपने सही बताया कि गवर्नमेंट को लीड लेना है, गवर्नमेंट को आगे आके लीड लेना है और उसको कुछ डूज एंड डोंट्स बनाना है। फ्रॉम फीस टू क्वालिटी, फीस तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक है अगर कोई बच्चा यहाँ में लेके पढ़ते हैं तो उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कॉलेज में हो, गवर्नमेंट का कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट वाला है, प्राइवेट दे लेट देम टेक एडमिशन, वो लोग एडमिशन ले सकते जितना भी हो, उसमें ये नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर एक चीज़ देखेंगे कि क्वालिटी इंश्योर, उसका बेंचमार्क बनाना है कि आप लोग में अगर मान लीजिए 100 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट यू हैव टू इंश्योर उसके लिए आप लोग क्या क्या एक्टिविटी करोगे अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग करिकुलम। गवर्नमेंट को सब मैनेज नहीं करना है, बट दे कैन टेक द लीड, निगरानी, और वो करना भी है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट वाले आएंगे और नाउ यू नेवर नो, ये दिस विल बी आल्सो बिजनेस। बाहर नहीं जाएंगे तो लाइक यू नो एवरीवन विल टेक मनी, क्योंकि एजुकेशन को अगर थोड़ा सा बिजनेस से हम लोग को थोड़ा दूर रखना है इफ यू वांट टू क्रिएट पॉजिटिव एंड गुड ह्यूमन रिसोर्स इन द फ्यूचर। नहीं तो क्या होगा, अगर सिंपल में सपोज मेरे को एडमिशन लेना है, आई एम पुटिंग मोर मनी, मैं ज़्यादा पैसा लेके एडमिशन ले रहा हूँ, तो कल तो मेरा एक ही एम इन लाइफ होगा कि जितना जल्दी मैं उसको पैसा उसको उठाऊँ, उसके लिए मैं कुछ भी लीगल इलीगल करने के लिए तैयार होगा। तो गवर्नमेंट अगर सही से इंश्योर करे, निगरानी करे, तो बात सही है और पॉसिबल भी है। जी बिल्कुल, तो सरकार की भूमिका भी यहाँ काफी अहम हो जाती है। बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के भविष्य पर। हमारे साथ 3 गेस्ट इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। रामेश्वर शर्मा जी, शिक्षा विभाग के रिसोर्स पर्सन हैं आपसे मेरा सवाल है, कई राज्यों में स्कूल खोलने पर विचार चल रहा है। मिजोरम सरकार ने 15 जुलाई से राज्य में स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या 50%, 30% छात्रों की मौजूदगी में स्कूल खोलने का फैसला काम करेगा? मैं नहीं समझता कि 30% और 40% स्टूडेंट को ला करके हम स्कूल को चलाएं जी। इससे बेहतर हमारे पास जो ऑनलाइन विकल्प था, 30-40% बच्चे वहाँ हमारे पास हैं। हाँ, जो अपर क्लासेस के हैं, जैसे 10th के हुए, 12th के बच्चे जो हैं जिन्हें हमें बोर्ड के एग्जाम्स में बैठाना है, उन बच्चों के लिए हम क्लासेस करें और वो 100% करें, सारे बच्चों को बुलाएं। क्योंकि हमारे पास टीचर्स ज़्यादा हैं, हम उन सारे टीचर्स को एंगेज करके क्लासरूम ज़्यादा ले करके हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि शुरू से KG 1 से लेकर या 1 से लेकर हम 12th तक के सारे बच्चों को बुला कर करें, तो ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो क्लासेस में जो करेंगे, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी, कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो नेचुरल ऐसा हो जाएगा। तो अपर क्लासेस के बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का उम्मीद हम संभव नहीं है, वो हाँ वो करवाएंगे, वो संभव भी नहीं है। तो बड़ी क्लास के बच्चों को हम ये करवा लें और छोटों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उससे चलाया जाए। और लर्निंग आउटकम एक चीज़ है,
जी। अगर हम सारा सिलेबस हम कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर 2 महीने और 3 महीने का समय हम अगर ऐसे जाने देते हैं, इसके बाद जब अगर हम नया फ्रेमवर्क लेकर के आते हैं, हमारे पास अगर 6 महीने ही बचते हैं, 6 महीने में हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम उन क्लास के बच्चों को देना है। जैसे हम क्लास 2 की बात हम कर लेते हैं, क्लास 2 में सारे कविताएं उन्हें हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन कविताओं से क्या सीखना है, बच्चों को छंद क्या होता है वो पता चल जाए, या बच्चों को राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जो बेसिक है, राइमिंग वर्ड्स क्या होता है वो पता चल जाए, शब्द का मतलब क्या है और उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, वही सिखाना है हमें। तो सारी कविताओं को उन्हें याद करवा के जो करते हैं हमने एक साल के एकेडमिक सेशन में, वैसा ना करके हम अगर वो बस लर्निंग आउटकम, और आपको बताता हूँ मैं, क्लास 8 तक के लिए हमारी सरकार ने लर्निंग आउटकम को ब्लैक एंड वाइट में हमें पास दिया हुआ है, रिटर्न हमारे पास है। उस लर्निंग आउटकम को हम सॉर्ट आउट करते हैं, टीचर्स को स्पेशली ट्रेंड अप किया जाए कि उन लर्निंग आउटकम्स को ही बच्चों को सिखाना है। तो हम कम समय में वो लर्निंग आउटकम सिखा के हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। ये तो छोटा सा जी, सरकार की तरफ से अपनी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल से बिल्कुल उलट दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप करियर कोच रहे हैं, जॉब मार्केट में कितना असर पड़ा है कोरोना का? देखिए, अभी एग्जैक्ट इफेक्ट तो बताना बहुत मुश्किल होगा, बट जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है, जॉब मार्केट में असर तो पड़ा है। और उसके वजह से जितने जॉब्स अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी, उसकी नीड बहुत कम जाएगी। ये बहुत ये है, पर एट द सेम टाइम ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे न्यू एज जॉब्स भी क्रिएट होंगे इस पूरे सिचुएशन में। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो जॉब मार्केट तो, इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा ही होगा। और वैसे भी देखा जाए तो इकोनॉमी ऑलरेडी पहले ही बहुत डाउन जा ही रहा था, पहले से कमज़ोर होते ही जा रहा था, बट ये कोरोना की वजह से और ज़्यादा ही इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो मास लेवल पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है अभी, और ग्रास रूट लेवल पे भी हमें बहुत सारे विकल्प करने होंगे जिसके माध्यम से हम तरह तरह के जॉब्स निकाल सके। पर जहाँ तक स्टूडेंट्स का टाइम, अगर हम सिर्फ स्टूडेंट स्पेसिफिक बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा फोकस अपने आप को फर्दर स्किलिंग करने में और फर्दर अपने आप को अपग्रेड करने में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी जॉब मार्केट थोड़ा सा डाउन रहेगा। इसलिए उस चीज़ से परेशान ना होके अगर वो अपने आप को फर्दर हायर एजुकेशन या फर्दर एडिशनल कोर्सेज अगर वो करे या एक्सपीरियंसेस ले, अभी बहुत सारे कंपनीज आपको इंटर्नशिप देने को बहुत रेडी होंगी, वर्चुअल इंटर्नशिप हो, आप वो सब करिए ताकि आप अपने आप को स्किल करें। आई थिंक वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा रादर देन जस्ट रिलाइंग ओनली ऑन जॉब्स। तो ये जो समय है खुद को बेहतर बनाने में जोर देना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हम बात कर लिए स्किल की, अगर लेकिन करियर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से करियर हैं जो सबसे प्रभावित हुए हैं और उन्हें कम से कम 1-2 साल तक उस ओर ना जाना ही बेहतर होगा? कुछ करियर्स है जो अभी बहुत अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि मैं आपको इंडस्ट्री वाइज बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी अभी एक अफेक्टेड करियर्स हैं। तो हमने अभी जो हमारी रिसर्च टीम है, अभी हमने क्या किया कि हमने कुछ करियर्स को लिस्ट डाउन किया है जो अफेक्टेड बाय कोविड-19 है, और कुछ है जो नॉट अफेक्टेड है। जैसे कि आप देखिए, मेडिकल साइंसेज के करियर्स इज नॉट अफेक्टेड, वो रादर और ज़्यादा बूम करेंगे। बट आप हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के करियर्स अफेक्टेड होंगे। कई हद तक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अभी कम होने वाली है, कम हो ही रही है। ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी सारे प्रोफेशंस में, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम सब खुश हो रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है, बट उसका एक साइड इफेक्ट जॉब्स पे भी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं तो बहुत सारे प्रोफेशंस के करियर्स के रोल्स को हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टली जॉब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, अब हम टीचिंग को भी हम बोल रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन टीचिंग होने वाला है। मुझे इस पे वही लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ अ गुड थिंग। आप अच्छे ऑनलाइन टीचर्स को, आप अच्छे जो एजुकेटर्स हैं उनके कंटेंट बच्चे तक पहुंचाइए, पर जो टीचर की जो भूमिका है वो सिर्फ पढ़ाने पे नहीं है, वो एक जो एक इमोशनल कनेक्ट देता है टीचर, एक जो उसको मेंटर करता है, उसको जो गाइडेंस देता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में या ऑनलाइन चीज़ों के चक्कर में हम जो ह्यूमन एलिमेंट है, जिससे हमारी मेंटल वेलबींग, हमारा सोशल रिलेशंस, और बहुत सारे स्टडीज़ है जो डायरेक्टली बताते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है रादर देन जस्ट कंटेंट। देखिए, बुक्स जिस तरीके से है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग की वजह से आपके पास अब आप वीडियो बुक्स आ जाएंगे, आप उसको वीडियो बुक्स की तरह ट्रीट करिए। जैसे एक अच्छे ऑथर बुक्स लिखते हैं, हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है प्रिस्क्राइब की हुई रहती है, वैसे एक आपके अच्छे एजुकेटर्स आपके अच्छे ऑनलाइन वीडियोज़ बना देंगे, बहुत बढ़िया। बट
ये समाधान नहीं है। समाधान वही होगा जिससे आप बच्चों के साथ हम घुल मिल के और उनको नॉट ओनली एजुकेशन जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, जो बियॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पे हम पूरे एजुकेशन के बारे में फिर से सोचें कि ये एजुकेशन जो हम दे रहे हैं क्या वो सही दे रहे हैं। जैसे कि रंजन जी ने बोला कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैसे ये सोचना ज़रूरी है कि क्वालिटी के साथ साथ हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो फंडामेंटली जो हम जिस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी है। अभी बहुत सारी चर्चा ये हो रही है, बहुत सारे कोर्सेज जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, क्या वो ज़रूरी है हम 3 साल 4 साल लगाएं? क्या ये ज़रूरी है जो कोर्स को थोड़ा अगर कम हम कर दें, कम तो कर कहीं ना सके कहीं या हम फायदा हो सकता रीडिफाइन है। कर सके? जी। क्या ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड चीज़ों को अगर हम पढ़ा रहे हैं हमारे करिकुलम में, उसकी कोई वैल्यू है? तो अभी हमारे एजुकेशन में हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज जो शिक्षा में है और जो अलग अलग कंपनीज रन कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, उन्हें ये बहुत सोचना ज़रूरी है कि हम किस तरीके के स्किल रिक्वायर्ड है हमारे पे और हम इस तरीके से कैसे जॉब क्रिएट कर सके एट अ मास लेवल। आई थिंक उसकी बहुत ज़रूरत है अभी। जी बिल्कुल। रंजन जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे सेक्टर प्रभावित ज़रूर हुए हैं, लेकिन पोस्ट कोरोना आप कितना भविष्य देखते हैं उसमें? देखिए, उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म और सर्विस, बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी देखिए, अगर हम लोग ठीक से देखें, अगर सही से प्लानिंग करें, हाँ ये बात सही है कि नेक्स्ट 1-2 साल तो उसमें मान लीजिए कि हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि करियर एक उसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन यस, टाइम बिंग अगर कोई भी लोग ट्रैवल टूरिज्म पढ़ना चाहे, जो भी एलाइड सब्जेक्ट सर्विस इंडस्ट्री में हॉस्पिटलिटी का पढ़ना चाहे, वो लोग पढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम किसके पास है? जो अभी उसको सपोज पढ़ लिए है, ऑल्दो जो है फिनिश इट ऑलरेडी, दे आर इमीडिएटली इन प्रॉब्लम। बट मान लीजिए कोई क्लास 12 में अभी है या जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट जो अभी भी पढ़ रहा है, दे कैन स्टिल परसू। ये बात नहीं है कि वो लोग परसू नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैवलिंग तो होगा, आज नहीं होगा उसके बाद होगा। और ये देखिए, वैक्सीन का बात है, जो भी हो, अगर या लिव विद द कोरोना, वो तो कुछ ना कुछ होगा ही। सिर्फ इमीडिएटली अगर हम लोग के सामने, हम लोग का चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हाँ अभी हम लोग देख रहे हैं टूरिज्म में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, लेकिन उसके लिए द बेस्ट पार्ट अभी बीइंग इनोवेटर, यू कैन फाइंड सोल्यूशन। और अगर आप सोल्यूशन निकालोगे तो आपके लिए बिजनेस ही बिजनेस है। तो उसके लिए हम लोग क्या है, ऑल्टरनेट क्या है। और इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या अच्छा होता है कि मान लीजिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम लोग को जरूरी होता है, मान लीजिए काजीरंगा में हम लोग कुछ नहीं करना है, जो है ऑलरेडी है, हमको सिर्फ अपना स्किल को इसमें इस्तेमाल करना है। तो एनीथिंग ऑन सर्विस और ट्रैवल टूरिज्म में दिस काइंड ऑफ कैरियर्स आर गुड। बट इमीडिएटली यस, अभी अगर कोई सपोज मान लीजिए जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का एजेंसी में काम कर रहे थे, कोई मान लीजिए छोटा मोटा उसमें होम स्टे चला रहा था, ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड। बात सही है, ये बात मैं ही मानता हूँ। और बहुत लोग को क्या डाउन साइड, जैसे बाहर में दूसरा जगह में मान लीजिए नौकरी से उसको निकाल दिया गया। इवन इन गुवाहाटी इट हैज हैपेंड। गुवाहाटी में मुझे मालूम है बहुत लोग जो यंग बच्चे थे, रिसेंटली पढ़ के आए हैं, मान लीजिए 6 मंथ काम किए, 1 ईयर काम किए। सो उसमें क्या होता है, दे आर ऑल इन ए नर्वस पोजिशन। बट नर्वस है उसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, वो डेफिनेटली ठीक होगा। लेकिन अभी आप लोग ये चीज़ पे ध्यान देना है बच्चे लोग को, जो भी अभी वो लोग पढ़ाई में लेंगे, कि आप लोग सिर्फ 1-2 साल मत देखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी देखिए, क्योंकि कोविड आएंगे और शायद ऐसा कुछ बीमारी आएंगे और कोई भयानक कोई कल डिजास्टर भी आ सकते हैं। बट वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू कोप अप, हमको इसके साथ जीना है और करियर को ऐसे डिज़ाइन करना है कि कोई भी समस्या हो उसका हम लोग समाधान निकालेंगे। क्योंकि अगर कोई भी समस्या का हम लोग समाधान नहीं निकाल सकते तो सिंपल हम भी समस्या हो गया। जी बिल्कुल, तो लंबे वक्त तक चलना है, इफ आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन, आई एम ए प्रॉब्लम। सो उसको ठीक करना है। अगर वो सही है तो कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन यस इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि आप प्लानिंग आप ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में कर रहे हो। और जब भी अभी प्लानिंग करोगे, एक चीज़ ध्यान है कि फ्यूचर में भी शायद कोविड जैसे कुछ आ सकते हैं जिसमें हम लोग का स्कूल कॉलेज बंद हो। बट इसमें घबराने के लिए क्यों बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये नहीं कि एक बच्चे के लिए लॉस हो रहा है, 2 के लिए हो रहा है। द बेस्ट पार्ट एवरीवन इज अफेक्टेड, पूरी दुनिया। तो ये लाइक इसलिए एवरेज ना इसमें, इसलिए क्या है, अगर सपोज असम में ही होता, सपोज एग्जांपल, अगर असम में हो रहा है, बाकी मान लीजिए ऑल इंडिया में क्लास हो रहा है, सिर्फ असम में क्लास नहीं हो रहा है, देन हम लोग के स्टूडेंट्स लोग बोल सकते कि हम लोग के लिए ग्रेट लॉस है। बट नाउ इट्स पैन इंडिया, सो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ सही टाइम तो होंगे, और एक सबका एक टाइम होता है, और इसके बाद डेफिनेटली, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अभी लोग जो रिसेंटली मान लीजिए जो अभी बात बोले, हम लोग ट्रैवल टूरिज्म स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री, होटल एंड हॉस्पिटलिटी, बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं, वो अच्छे वर्किंग इन हॉस्पिटलिटी काम कर रहे थे, वो लोग भी थोड़ा नर्वस है। नर्वस नहीं होना है, हम लोग को जस्ट वी हैव टू वेट एंड थिंक और थोड़ा प्लान करना है। लेकिन ऑप्शंस आने वाला है, ये नहीं कि ऑप्शंस खत्म है, ऑप्शंस डेफिनेटली होने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहे, ऑप्शंस जरूर आएंगे। एक और सवाल है रंजन जी आपसे, कोरोना के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने पर जोर देगी। ऐसे में इस सेक्टर में रोजगार पाने के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है?
नहीं, गवर्नमेंट रोजगार भी थोड़ा अलग है और प्राइवेट में अलग है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो हम लोग जानते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे, आपका बेसिक लेकिन हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने का सरकारी तरफ से भी काम होगा और प्राइवेट भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दो चीज होता है। अगर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर हम लोग का नो डाउट गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका माध्यम से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग का सरकार, केंद्र सरकार अगर एक बार ये मन में ठान ले कि जीडीपी से इस बार मान लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर के रिवाइव के लिए बहुत बात बोल रहे हैं, अगर हम लोग 9%, 3% फॉर हेल्थ और 6% एजुकेशन अगर एक बार 2 बार इन्वेस्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है इंडिया का पूरा हेल्थ सिनेरियो बदल जाएगा, वी विल बी A1। तो ये एक चांस है कि हम लोग को वी शुड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जरा आप मत करो, आप सिर्फ जीडीपी से थोड़ा सा अमाउंट हम लोग को जरा दे लो। फिर ऐसा होगा कि देखिए आप, मेरा भी शायद मन जाएगा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल भूल जाऊँगा, मुझे वो सरकारी जीएमसी या कहीं भी जाना है। तो यस, इसमें क्या होगा कि जब अभी गवर्नमेंट जो सिस्टम है, गुड थिंग कि हम लोग का भी हेल्थ मिनिस्टर बहुत एक्टिवली डायनेमिकली काम कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या साथ में ये टीम वर्क होना है गवर्नमेंट का, जितना मान लीजिए ये नहीं कि शहर में सिर्फ बड़ा हॉस्पिटल होगा, छोटा मोटा हम लोग का FRU है, छोटा मोटा PHU, तो सबको डेवलप करना है। एंड इट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। और जो फार्मास्यूटिकल का कैरियर अभी बेस्ट ऑप्शन है, कोई फार्मेसी पढ़ रहा है, कोई इवन D फार्मा, B फार्मा, कोई जो भी पढ़ रहा है, तो उसमें भी दे आर ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें एक चीज़, मेरा सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है एंड पीपल हु आर मेकिंग बिजनेस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अनएथिकल प्रैक्टिस यूज मत कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि इसमें कोई चांस लेके उसमें ये नहीं करना है, और गवर्नमेंट को वो थोड़ा ध्यान में देना है कि बिजनेस आर वेलकम, एनी न्यू स्टार्टअप्स वेलकम, नया इनिशिएटिव सब वेलकम कीजिए। गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में देना है कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, स्पेशली प्राइसिंग ऑफ द थिंग्स। अगर कोई मुझे आप प्रोडक्ट दे, सपोज सैनिटाइजर आप मुझे बेच रहे हो, तो इनिशियली हम लोग को मालूम है कुछ दिन पहले क्या हालत था, लेकिन अभी रेगुलेशन, सो समथिंग देयर शुड बी रेगुलेशन, एंड दिस इज ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू स्टार्टअप, एंड पीपल कैन थिंक। और हम लोग के लोग भी, असम के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग, युवा लोग जो, और जो बाहर से आए हुए हैं, द बेस्ट पार्ट, जो बाहर से आए हुए दे हैव सम सर्टेन, उन लोग का क्या एक्सपोजर थोड़ा यहाँ का बच्चे से थोड़ा ज़्यादा है, तो उन लोग का एक्सपोजर और यहाँ के लोग अगर मिल के एक साथ काम करें, ये नहीं कि किसी को अकेला करना है, दे कैन वर्क, वो कोऑपरेटिव मॉडल में एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, जिसमें वो लोग गवर्नमेंट के, सरकार के पास जाके बोल सकता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए। लेकिन हम लोग के पास अगर खुद का मान लीजिए आपके पास प्रकल्प या प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट भी दे विल नॉट, वो लोग आपके पास शायद खुद नहीं भी आ सकते हैं। सो मैं तो देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए, जो लोग बाहर से आए हुए माइग्रेट करके, उन लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जो है हम लोग के लिए, मान लीजिए रिसेंट ग्रेजुएट जो है, उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सरकार को हर चीज़ में, मेरा ख्याल से पर्सनली, कि सरकार को सिर्फ क्या करना है कि एंश्योरिंग द थिंग्स आर हैपनिंग सही तरीके से हो रहा है, बाकी लोग खुद करें। इकोसिस्टम अगर गवर्नमेंट कर दे, बाकी लोग देखिए। और मैं तो सोचता ये भी हो सकता है कि कोई इतना बढ़िया कोई निकल के काम कर देंगे जिसका शायद कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। दिनेश जी, आने वाले दिनों में हेल्थ सिस्टम में अच्छा करियर बनाया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी हो रहा है, ये इससे पहले भी था कि हेल्थ सेक्टर का जिस तरीके से हमारे को हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, जिस नंबर पे, जैसे कि कहा गया कि छोटे छोटे गाँव में भी ले लीजिए आप, उस तरीके से हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये कोविड महामारी में हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि हमें कितनी ज़रूरत है सुधार करने की हेल्थ सेक्टर में। तो मुझे दिखता है कि मेरे अनुभव से भी कि हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर या फार्मेसी, ये दो तो डेफिनेटली है ही, पर इसके अलावा नर्सिंग में भी अच्छा नर्सिंग में भी बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर आप देखिए आंकड़ों को, अगर तो आप देखेंगे कि पूरे हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है नर्सिंग में। नर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा से यहाँ से नर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और वो सब अभी आ रही है। जैसे कि रंजन जी ने कहा कि ये भी बहुत अच्छा टाइम है, हम उन सब के स्किल्स को किस तरीके से हम उसके माध्यम से हम सिर्फ ना उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दें, उसके माध्यम से हम कैसे हमारे यहाँ के युवाओं को भी अपस्किल कराएं उनके माध्यम से, वो एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। एंड मुझे दिखता है कि हेल्थ केयर रिलेटेड देयर आर बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस है रिसर्च में भी। जैसे कि आप देखेंगे क्लिनिकल रिसर्च या एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं, या वायरसोलॉजी जो करते हैं लोग, क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पे जो काम करते हैं, ये सब पे अभी एक करियर वाइज इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाला है और आ ही रहा है, तो इसको भी देखा जा सकता है। बट अगेन हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना ज़्यादा सही रहेगा। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो हेल्थ केयर करियर है असम में, मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज़ ध्यान में देना है कि अगर सपोज आप और मैं अगर एक नया नर्सिंग होम खोलने जा रहा हूँ, तो वी नीड लॉट ऑफ परमिशंस, बहुत NOC हम लोग को लगता है। एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो कीप ए क्राइटेरिया कि वो लोग जो हेल्थ
एक्सेप्ट द डॉक्टर्स लाइक नर्सिंग, पैरामेडिक्स एंड अदर स्टफ, उन लोग के लिए सैलरी कितना होगा मिनिमम, दियर शुड बी ए बेंचमार्क। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिक्स किए हुए, बहुत बढ़िया उन लोगों का, दे आर ऑल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन क्या होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, हम लोग का गुवाहाटी में माने डिब्रूगढ़ ऑल दिस थिंग, बट उन लोग को जितना सैलरी उन लोग को मिलना है काम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट में हम लोग हर एक चीज़ देख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जब एनओसी देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हेल्थ सेक्टर में बूमिंग हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि आप लोग जो उनमें मान लीजिए जो एम्प्लॉयड होंगे, एक्सेप्ट द डॉक्टर्स, मेन में डॉक्टर्स का बात नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए नर्सिंग हो सकता है, पेशेंट केयर असिस्टेंट हो सकते हैं, मान लीजिए पैरामेडिक्स हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, उन लोग के लिए भी कुछ बेसिक बेंचमार्क गवर्नमेंट को करना चाहिए सो दैट दे मेंटेन। और हाँ, उसका डूज एंड डोंट्स वो लोग खुद करेंगे, बट उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट समथिंग मिनिमम टू स्टार्ट सो दैट उसका पढ़ाई का भी रेस्पेक्ट हो। ये नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ने के बाद उसको बहुत मिनिमम एक अमाउंट मिले। सो क्योंकि उसको अगर सही से उसको रिम्बर्समेंट, इसका ऑनरेरियम स्टाइपेंड मिलता है तो क्या होगा, डेफिनेटली ही और शी विल गिव मोर, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। रंजन जी, एक और सवाल है, क्या पूर्वोत्तर में मेडिकल पैरामेडिकल जो संस्थान है उनकी संख्या बढ़ाने का ये वक्त नहीं है? नहीं, वो तो बढ़ सकता है, बढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे जी? क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ आप ठीक से अगर ध्यान देंगे कि नॉर्थ ईस्ट में लास्ट फ्यू ईयर्स में हम लोग का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ गया है, इंक्रीज नंबर्स, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ निकला है? तो गवर्नमेंट ने जब सपोज एक अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग का स्टूडेंट्स लोग, हम लोग का युवा लोग बाहर जा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में, तो अभी मान लीजिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद क्या हो गया कि एटलीस्ट ये लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ना हो गया, आपका मास्टर डिग्री हो गया, सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? आप कहाँ जाओगे? बिकॉज उस हिसाब से तो कोई बड़ा इंडस्ट्री आया नहीं है, उस हिसाब से आपका जो स्किल का हाउडी बोले, मान लीजिए स्किल का जो ग्रूमिंग होना है उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज वो लोग भी जानते हैं कि उन लोगों को मान लीजिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो लोग आएंगे। सो उसमें क्या है कि देखिए इंस्टीट्यूट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट अगर बढ़े तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जॉब के लिए क्या प्रोफाइलिंग रहेंगे, गवर्नमेंट को परमिशन अगर गवर्नमेंट देते हैं कि ठीक है, लेकिन उसको देना है कि आप पढ़ने के बाद आप जब आपका कोर्स खत्म करेंगे तो प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड दिखाना है कि कहाँ करोगे। उसके लिए पैरेलली गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट खोल गया, डिग्री हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर दोनों का नहीं तो क्या होगा कि मान लीजिए इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, हम लोग के पास फिजियोथेरापिस्ट बहुत है, हम लोग के पास लैब टेक्नीशियन बहुत है, अगर आप सही में उसको पूछेंगे कि आपको सैलरी कितना मिल रहा है, वो लोग देखिए बहुत कम होता है। एंड दिस इनजस्टिस टू देम, इट्स ह्यूमन राइट्स, लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन उन लोग का, लेकिन वो लोग दे आर वॉइसलेस बिकॉज होम डे किसको जाके कंप्लेन करेंगे? इसलिए उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, सरकार को, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को उसमें देखना है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन लोग फीस क्या लेंगे और उसके बाद प्लेसमेंट के लिए वो लोग क्या हेल्प करें, उसको मैंडेटरी देना है। अगर वो लोग नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए उसका एफिलिएशन में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नियम करना है, तब सही होगा। लेकिन ओनली अगर आप सिर्फ इंस्टीट्यूट चालू करोगे और अगर आप उसको मान लीजिए कि जॉब नहीं दे पा रहे, फिर हम लोग फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल। रामेश्वर जी, इस पूरे चर्चा पर आपकी क्या राय है? मैं हमारे दोनों स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई, काफ़ी बारीकी से। हाँ, बारीकी से, जिस पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम कहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूट बढ़ा देने चाहिए, लेकिन हमारे रंजन जी ने कहा कि इंस्टीट्यूट बढ़ा देंगे तो उनका प्लेसमेंट क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात जो कही कि जो काम कोई भी हम काम करें किसी भी लेवल में, उनका अगर वो सही रिन्यूमरेशन नहीं मिले तो लोग उस काम में जाना नहीं चाहेंगे, उस पैसे में जाना नहीं चाहेंगे, वहाँ वैकेंसी हमेशा बनी रहेगी। तो ये भी चीज़, ये दोनों चीज़ें थी। और साथ में आज के जो समय है, सबसे बड़ी बात इसमें एक बात निकल कर ये आई कि ये हमारे पास जो कोरोना का काल आया है, इस समय हम अपने आप को तैयार करें भविष्य से लड़ने के लिए। हमें कुछ समय मिला है प्रिपरेशन करने के लिए, इस समय को हम सदुपयोग करें, अपने आप को तैयार करें। और जिन्हें हड़ी नहीं है, जैसे कि जिनके पास समय है, दोस्तों अभी हायर सेकेंडरी पास कर रहे हैं या मैट्रिक पास करने के पास कैरियर सेलेक्ट करने का अच्छा समय है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रख कर वो अपना सिलेक्शन करें, तो उन्हें भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरह की समस्याएं मानव जाति पर हमेशा आती रही हैं, तो कोरोना आने वाले समय के लिए हम तैयार होंगे। जी बिल्कुल। दिनेश जी, समय की कमी है हमारे पास, जिस तरह के हालात बने हुए हैं दुनिया में, इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसे में करियर को लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी? आखिरी शब्द। देखिए, महामारी तो अभी एक आई है, आगे और भी आ सकती है। ये समय है ये समझने का, ये सीखने का
कि अगर हमें हमारे लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हमें जो 21st सेंचुरी के जो डायनामिक स्किल्स हैं हमें उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। दूसरा, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम खुद को एक अच्छे इंडिपेंडेंट लर्नर बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में आप देखेंगे कि ऑनलाइन हो चाहे जो भी माध्यम अवेलेबल हो, अल्टीमेटली आपको खुद को इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक लर्नर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़माना है लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग, ये चलते रहेगा आपका। आप जो आज एक स्किल सीख रहे हो, आप जो डिग्री ले रहे हो, वो कुछ साल बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं जो बच्चे आज जो हमारी तैयारी कर रहे हैं करियर का, 10 साल बाद जो करियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम उनको उनके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 10 साल बाद जो करियर आएंगे हमें भी नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, आप ये कर सकते हैं कि जो भी बच्चा पढ़े, समझ के पढ़े, उसको उस चीज़ में जो भी वो पढ़ रहा है अपने आप को कितना स्किल्ड बनाए, क्योंकि कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी खुले, अगर हमें आप देखेंगे कि डिग्री मिल रहा है हमें, पर बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है, ये अलग तरीका का भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सफलता के पीछे नहीं भागना है, खुद को काबिल बनाना है और आपको खुद को एम्प्लॉयबल स्किल्स आपको खुद को डेवलप करनी है साथ में, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि हमारे राज्य में, देश में बहुत सारे प्रोफेशंस में बच्चे एम्प्लॉयबल ही नहीं है। डिग्री है उनके पास, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अगर जब तक आप एम्प्लॉयबल नहीं हो तब तक कॉर्पोरेट चाहेगा भी, अगर जो जॉब जो आपको देना भी चाहता है वो भी नहीं दे पाएगा। इसलिए फोकस करिए अपने आप को स्किल्स डेवलप करने में, और बहुत अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज करिए अपने आप को अपस्किल करने में। जी बिल्कुल रंजन जी, समय की कमी है, आखिरी शब्द आपसे। हंसते रहिए, कुछ भी होना है, कोविड आए या कुछ भी है, कुछ नहीं होने वाला है। बी पॉजिटिव, क्योंकि एवरी टुमारो इज ए बेटर टुमारो। और जो भी आप लोग प्लान करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा ध्यान लीजिए। एक चीज़ मैं भूल गया था, अभी सपोज अगर ऑनलाइन आप कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक में हो या ऑनलाइन में आपको बहुत इंस्टीट्यूट, एकेडमी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा संभल के एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि ऑल आर नॉट क्रेडिबल। आप जो भी करोगे थोड़ा उसका क्रेडिबिलिटी चेक करो, और आप जितना भी हो आप एक्सप्लोर करो। देयर इज़ नो हार्म, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक्सप्लोर करो। और मैं स्टूडेंट्स को या जो पेरेंट्स हैं, हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि ये हम लोग टुगेदर हम लोग इसको जीत लेंगे, और आने वाला जो भविष्य हम लोग के लिए बहुत बिल्कुल पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो कोरोना वायरस ने न केवल देश के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रहार किया है, बल्कि इसने किसी देश की रीढ़ समझे जाने वाली अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य विभागों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बहरहाल सारी दुनिया के लिए ये मुश्किल घड़ी है। हम सभी को सोच समझकर, संयम रखकर ही इस मुश्किल को हल करना है। लेकिन इन सब के बीच आज जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि क्या मानव सभ्यता इस तरह के आगामी संकटों के लिए तैयार है? इस बात पर गौर फरमाना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।